स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं मुगलों के बारे में। जय हिंद सोनू। मुगलों के बारे में कि मुगल थे कौन भाई, वो जानो। मुगल डायनेस्टी आज हम लोग देखेंगे। मुगल डायनेस्टी, तो मुगल का मतलब होता है मंगोल और तुर्क, ये दोनों मिलकर मुगल बने। क्योंकि मुगल के जो फाउंडर है, इंडिया में स्टेब्लिशर है, जिनका नाम है बाबर, वो मदर के साइड से मंगोलियंस थे, फादर के साइड से तुर्क थे। लेकिन मुगलों को मंगोलों का वंशज कहलाना पसंद नहीं था, क्योंकि मंगोलों में एक व्यक्ति हुए थे चंगेज खान, और चंगेज खान लाखों लोगों के हत्या का दोषी कहा जाता है। इसी कारण से बाबर को या इंटायर मुगल्स को अपने आप को, खुद को मंगोलों का वंशज कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं था। सवाल ये, बाबर था कौन और इंडिया कैसे आया? तो थोड़ा सा इंडिया की कहानी को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको लिए चलता हूं सेंट्रल एशिया तक। सेंट्रल एशिया में जब चंगेज खान का यानी मंगोलों का एम्पायर खत्म हुआ 14th सेंचुरी में, लगभग में खत्म हो चुका था, तो फिर इसी रीजन में, सेंट्रल एशिया के ईरान वाले रीजन में, ईरान, तेहरान, उज्बेकिस्तान, इन सभी रीजन में तैमूर का एस्टेब्लिशमेंट होता है। तैमूर जो कि ईरान, तुरान, इन सभी एरिया पर अब रूल भी किया है, चारों तरफ फैला भी है। तैमूर का मृत्यु हो गया, जो तैमूर लंग था उसका मृत्यु हुआ था 1404 में। तैमूर के बाद आए कौन? शाहरुख मिर्जा। तैमूर के बाद शाहरुख मिर्जा। ये जो शाहरुख मिर्जा थे, ये साम्राज्य को अपना फैलाते हैं, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान तक फैले। हेरात, कंधार में इनके बहुत सारे एविडेंस हमें मिलते हैं। फिर क्या हुआ, ये तैमूर शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगे उत्तराधिकारी के युद्ध में। क्योंकि तैमूरों का रूल क्या था कि जो भी बाप रहेगा, पिता रहेगा, फादर की मृत्यु के बाद उसका इंटायर संपत्ति उसके बेटों में बढ़ जाता था, जिससे ये छोटे छोटे हो जाते थे, कमजोर हो जाते थे। तो आज हम लोग उन्हीं को जानेंगे, उन्हीं को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। मानवेंद्र, जय हिंद। जय हिंद। तो आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से भाई ये जो तैमूर लोग थे, ये यहाँ पर भारत में आने के पहले, भारत में तो भैया तैमूर के वंशज ही आए जिनका नाम है बाबर, तो वो भारत में आने के पहले अपनी एरिया में किस तरीके का रूलिंग ऑथोरिटी चला रहे थे। तो देखो यहां पर कहानी आपका कुछ मैं आपको लिए चलता हूं काफी पीछे, यानी बोल सकते हैं ओटमान तुर्की। जिस रीजन में बाबर अपना रूल कर रहा था, वहां पर हम लोग चलते हैं। पहले बाबर के बेसिक कहानी को जानते हैं, यानी कि कहां से वो कहानी शुरू होता है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखो बंधु, तो अगर बात हुआ यहां पर बाबर का, तो बाबर फरगना का शासक बना था 1494 में। फरगना का बादशाह बना था पिता की मृत्यु की वजह से। इसके फादर उस वहीं के रूलर थे, तो उनके मृत्यु के बाद ये बन गया वहां का बादशाह, वहां का रूलर। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। तो बाबर के एक चाचा थे, वो समरकंद समरकंद जो है, समरकंद को अपने चाचा से जीतने का हमेशा कोशिश करते रहा बाबर, क्योंकि समरकंद उसके चाचा के हाथ में था। तो बाबर का इच्छा था कि फरगना के साथ साथ समरकंद भी उसे मिल जाए। 2 बार बाबर समरकंद को जीता है, लेकिन दोनों बार उसे छोड़ना पड़ गया मजबूरन। फिर क्या होता है, शेवानी खान, नाम एक याद रखिएगा, शेवानी खान। आदित्य जैन, ये जो शेवानी खान था, ये बाबर को हरा करके समरकंद जीतने के लिए इसे बुलाया जाता है, शेवानी खान को। और शेवानी खान कौन था? उज्बेक का रूलर था, उज्बेक। तो इसके चाचा, बाबर के चाचा शेवानी खान को बुलाते हैं कि तुम आओ, समरकंद को उसे छीन के हम लोग रूल करेंगे। बोला ठीक है, चलो करते हैं।
अब क्या हुआ कि बाबर पर जब सेवानी खान और उसके चाचा का हमला हुआ, बाबर हार जाता है और हार करके ये भागता है। तो किधर भागा बाबर? बाबर भाग के चल गया काबुल। काबुल है अफगानिस्तान में, ये पहुंच गया बंदा अफगानिस्तान और उसे जीत लेता है 1505 में, है ना, इसे जीत लेता है। चलो जीत लिया। अब इसे जीतने के बाद ये दोबारा कोशिश किया कि समरकंद जीत ले, ठीक है। तो इस बार दोबारा बाबर जो है काबुल जीतने के बाद वापस से समरकंद पर अटैक करता है। इस बार समरकंद जीत लेता है, लेकिन फिर से सेवानी खान उसे हरा देता है और हारने के बाद बाबर समझ गया कि बेहतर होगा जान बचाएं और जान बचाने के लिए काबुल जाए इन सभी झगड़ों को छोड़ के। तो इस तरीके से बाबर तैमूर लंग वाले अपने रूलिंग ऑथोरिटी को छोड़ करके पहुंच जाता है अफगानिस्तान। तो चलिए पहुंचते हैं अफगानिस्तान। तो देखो भाई थोड़ा सा बाबर को, बाबर का एक्चुअल नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका पूरा नाम था। इसके जो पिता थे उमर शेख मिर्जा, इसके फादर उमर शेख मिर्जा जो थे वो अपने यानी तैमूर जो लंग थे, तैमूर लंग के फिफ्थ वंशज, फिफ्थ सक्सेसर। उस तरीके से इसकी मां कुतलुग निगार खानम, ये मंगोल चंगेज खान की 14th वंशज थी। दादी थी एहसान दौलत बेगम। इस बाबर का जन्म हुआ था 14 फेब 1483 को। कहा? तो फरगना में, फरगना जो कि उज्बेकिस्तान में है। पिता का मृत्यु हो जाता है, बाबर के फादर का मृत्यु हो जाता है 1494 में, और यहीं पर बाबर गद्दी पर बैठता है। और यहां पर जो झगड़ा हुआ, जो समस्या, वो तो हम सभी देखें। अब हमें ये बात पता चला कि बाबर काबुल पहुंचा हुआ है। काबुल में ऐसा क्या हुआ कि बाबर को इंडिया आना पड़ गया। तो कहानी को समझो जरा सब, काबुल में हुआ क्या। 1518 से लेकर के 19, इस टाइम पीरियड में ये भारत का पहला अभियान किया था। भारत, ऐसा नहीं कि केवल राणा सांगा की वजह से या दौलत खान लोधी की वजह से बाबर इंडिया आया है, उसके पहले भी वो यूसुफ जाई के खिलाफ इंडिया पे अटैक किया था। इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में, कश्मीर के पास वाले रीजन में जीत भी लिया था। भेरा बाजोर ये सब जीत चुका था। यहीं पर बाबर इसी भेरा बाजोर वाले रीजन में, भेरा या बाजोर, वो जब जीतने आया था तभी बाबर भारत में सबसे पहले बारूद का और तोप का इस्तेमाल किया था। तोप यानी कैनन और बारूद यानी RDX समझ लो, का इस्तेमाल किया था। खेवर दर्रा ये सब जीत चुका था, ये सब कर चुका था। भारत में 2 बार अटैक कर चुका था ये पानीपत के युद्ध के पहले। यहां पर क्या होता है, सिकंदर अब इंडिया की तरफ आते हैं। बाबर अफगानिस्तान में स्टेब्लिश है। अब हम लोग इंडिया की तरफ आते हैं। इंडिया की तरफ आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि इब्राहिम लोदी के वजह से, सिकंदर खान लोदी की मृत्यु के बाद उसका बेटा जो इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा, तो इसके चाचा दौलत खान लोदी इसको मारना चाहते थे। उसके लिए दौलत खान लोदी चले गए थे बाबर के पास। क्यों? क्योंकि बाबर मंगोलों का वंशज था और मंगोलों का आदत था लूटना। तो दौलत खान को भी लगा कि बाबर आएगा, इंडिया लूटेगा जाएगा। दूसरी तरफ से बाबर को इंडिया पर अटैक करने का इनविटेशन राणा सांगा ने भी दे दिया था। बाबर इन सभी निमंत्रण को स्वीकार करता है और 1525 में सिंधु जीत करके सिंधु के आगे बढ़ता है। सिंधु का आगे बढ़ता है, पंजाब जीत लेता है। अब होगा एक निर्णायक घटना जिसका नाम है द बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ, फर्स्ट बैटल इसे हम लोग बोलेंगे, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये हुआ 20 अप्रैल 1526 में। यहां पर एक टीम में था इब्राहिम लोदी, तो दूसरे टीम में था बाबर।
इस युद्ध में क्या हुआ कि इब्राहिम लोदी हार गया, जबकि इब्राहिम लोदी के पास 10 लाख सिपाही था, 1000 हाथी था, और बाबर के पास मात्र 12,000 सिपाही। लेकिन उसके बावजूद ये जीता क्योंकि बाबर के पास इस 12,000 सिपाही के साथ साथ बहुत सारे इंडियंस का भी सपोर्ट था। उसी के साथ इसका पॉलिसी जबरदस्त था। क्या था अभी मैं बताऊंगा। दूसरा, इसने बारूद का इस्तेमाल किया था, कैनन यानी तोप का इस्तेमाल किया था। और इस बाबर के इस युद्ध में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था, बॉ यानी धनुष, तीर धनुष का इस्तेमाल हुआ था। यहां पर हम लोग देखते हैं, अगर बाबर के बारे में तो देखें अगर, तो उस्ताद अली और मुस्तफा, उस्ताद अली और मुस्तफा, ये दो तोपची थे जो तोप चलाते थे। लेकिन बाबर अपने युद्ध का पूरा क्रेडिट, जीत का पूरा क्रेडिट इन धनुर्धारियों को देता है। क्यों, मैं आपको दिखाता हूं। देखो, मान लो यहां पर ये बाबर की सेना है, इधर लोदी की सेना है। लोदी का सेना बड़ा था इसलिए इसे बड़ा कर देते हैं, है ना। ये समझ लो लोदी का सेना है पूरा का पूरा, ठीक है। बाबर स्कीम लगाया। पहले क्या किया, ये अपने साथ लेके आया था तोप, है ना, तोप। और अभी मैंने क्या बताया कि लोदी के सेना में 1000 हाथी था। तोप के बारूद के आवाज से और तोप की गोली की वजह से हाथी विचलित होकर पागल हो जाते हैं और अपने ही युद्ध मैदान में अपने ही सिपाहियों को कुचलना शुरू कर देते थे। बाबर इस बात का फायदा उठाया। दूसरा लेके आया बंदूक चलाने वालों को। इसको इधर साइड से छुपा के रखा हुआ था बैलगाड़ियों के पीछे। जिधर लोदी के सेना को खड़ा होना था उसके पीछे एक बड़ा सा वो नहर खुदवाया था, उसमें नाव पे बहुत सारे धनुष चलाने वालों को रखा हुआ था। तो जब यहां पर बोला गया आक्रमण, लोदी सामने से उसकी सिपाही से उसकी सेना बढ़ी आगे से बाबर पर अटैक करने। बाबर एक साइड से तोप का गोला छुड़वा रहा है, एक तरफ से बंदूक का गोली छोड़ा जा रहा है, इधर से भी बंदूक का गोली छोड़ा जा रहा है, इधर से तीर छोड़ा जा रहा है। लोदी पर चारों तरफ से हमला हो गया। तोप की गोली की वजह से और बारूद के फटने की वजह से उस आवाज से हाथी विचलित हो गए और हाथी पूरे लोदी के सेनाओं को कुचलना शुरू कर देते हैं। यानी लोदी का जो ताकत था वही लोदी का कमजोरी बन चुका था। इस मैदान में तो निर्णय तय था कि बाबर आधुनिक टेक्नोलॉजी तकनीक की वजह से इस युद्ध को जीतेगा ही जीतेगा, और अंततः बाबर इस युद्ध को जीत लेता है। अब बाबर युद्ध को जीतने के बाद वो पहुंच गया दिल्ली और दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। लेकिन नियम था, जैसा कि बाबर ने वादा किया था दौलत खां लोदी से और राणा सांगा से, सांगा से, कि वो दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा नहीं, बस लूट के चल देगा। लेकिन बाबर का मन विचलित हो गया भारत देख के। जब बाबर चारों तरफ हरियाली देखा तो बोला, जन्नत तो यही है, जन्नत तो यही है, जन्नत तो यही है। मैं क्यों जाऊं वापस से उस अफगानिस्तान जहां पर कुछ भी नहीं है, ना माइंस मिलता है ना एग्रीकल्चर है, मैं क्यों जाऊं उस अफगानिस्तान को। बाबर समझ चुका था कि इंडिया का कमजोरी क्या है, यहां पर कोई पावरफुल रूलर नहीं है जो बाबर को मात दे सके। बाबर दिल्ली पर बैठ जाता है। दौलत खां लोदी तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन राणा सांगा प्रतिशोध के आग में जल रहा था कि मैंने तुम्हें बुलाया था किसी और काम से और तुम कर रहे हो कुछ और। इसी कारण से राणा सांगा एक युद्ध मोर्चा खींचते हैं जिसका नाम है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो कि हुआ मार्च 1527 में। जय हिंद रोहित। मार्च 1527 में, जिसमें इस युद्ध में एक साइड थे राणा सांगा तो दूसरे साइड थे बाबर। इस खानवा के मैदान में जब राणा सांगा और बाबर मिले
तो राणा सांगा के पास लगभग सारे के सारे राजपूत रूलर थे। राणा सांगा के पास 2 लाख सेनाएं थी। राणा सांगा के पास 10,000 अफगानी घुड़सवार थे। और बाबर के पास, चूंकि बाबर की सेना अभी रिसेंट में एक युद्ध लड़ी थी और उस युद्ध में, उस पानीपत के युद्ध में बाबर की सेना थक चुकी थी, क्योंकि बाबर की सेना अफगानी थी। अफगानिस्तान में ठंड पड़ता है और बाबर उन सेनाओं को लेकर दिल्ली बैठा हुआ था। दिल्ली में गर्मी पड़ता है। वो जो बाबर की सेनाएं थी वो हारने लगी थी, थकने लगी थी, वो नहीं लड़ना चाहती थी युद्ध। बाबर यहां पर एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया जो शब्द आज तक हमारे देश के इतिहास में या देश के लिए बहुत ही बड़ा काल बनकर रहा है, और वो शब्द था जिहाद। यहीं पर बाबर ने पहली बार जिहाद का नारा दिया और बोला क्या कि अपने सारे सेनाओं से, तुम मेरे लिए नहीं लड़ रहे हो, तुम इस्लाम के लिए लड़ रहे हो, इसलिए लड़ो, लड़ो, जी खोल के लड़ो। क्योंकि बाबर के पास ना ही पैसा था सेनाओं को देने के लिए, ना ही ताकत। बाबर के पास केवल उसका युद्ध नीति था, उसका पॉलिसी था। और याद रखना, मैच जीतने में जितना बड़ा योगदान प्लेयर्स का होता है, उससे कहीं बड़ा योगदान कैप्टन का होता है, कप्तान का होता है। और बाबर इस खानवा के मैच का कप्तान था, वो अपने टीम का कप्तान था, और अपने कप्तानी के दम पर वो कम सेनाओं के बावजूद इस युद्ध को जीत लेता है। और खानवा के युद्ध को जीतने के साथ ही बाबर का दिल्ली पर बैठना तय हो जाता है। अब बाबर को चैलेंज करने वाला कोई नहीं रहा, लेकिन बाबर को फैलना था, एक्सपेंड करना था, इसलिए वो नेक्स्ट युद्ध लड़ता है चंदेरी का युद्ध, जो कि 1525 ईस्वी में लड़ा गया। चंदेरी कहाँ है? तो मालवा, एमपी, राजस्थान और गुजरात को मिला के एक छोटा सा रीजन बनता है, यानी तीनों के कुछ कुछ पार्ट को मिला करके। यहां पर बाबर का युद्ध होता है मेदिनी राय से। मेदिनी राय चंदेरी के रूलर थे। इस युद्ध में भी बाबर जीता, और जीतने के साथ ही मालवा, बुंदेलखंड, इन दोनों एरिया और इसके आसपास के काफी एरिया को अपने कब्जे में ले लेता है। और यहां पर यहां के रूलिंग को खुद यहां पर रूल ना करके इसे मालवा के जो शासक राजवंश थे, है ना, उसके वंशज अहमद शाह को सौंप देता है। अहमद शाह को सौंप दिया और आगे बढ़ गया। अब ये पहुंचा घग्गर का युद्ध, जो कि 1529 ईस्वी में 1529 में होता है। हुआ क्या, अब दौलत खान लोदी के साथ बाबर किया है दगा, तो वो चुप तो नहीं बैठेगा। इब्राहिम लोदी के वंशज तो चुप तो नहीं बैठेंगे, वो सभी थे अफगानी। तो वो जो अफगानी थे वो वापस से दिल्ली को हासिल करने के लिए इकट्ठा होने लगे, और इन अफगानियों को लीड कर रहे थे महमूद लोदी। तो महमूद लोदी सभी अफगानियों को का टीम बना करके, इकट्ठा करके बाबर पर अटैक करना चाहा। तो बाबर के तरफ ये क्या बढ़ता, बाबर खुद इसके तरफ बढ़ गया, और दोनों का मुलाकात होता है या मुक्कालात होता है घग्गर के मैदान में। घग्गर के मैदान में 6 मई 1529 को घग्गर नदी के तट पर दोनों के बीच में युद्ध होता है, जिसमें महमूद लोदी यानी अफगान बुरी तरीके से हार जाते हैं, और ये महमूद लोदी यानी अफगानी जो है बंगाल की तरफ भाग जाते हैं जान बचाकर। इधर इस लड़ाई में कह सकते हैं कि घग्गर का जो लड़ाई था, बाबर का इंडिया में आखिरी लड़ाई था। इसके बाद बाबर कोई युद्ध नहीं लड़ा है, क्योंकि इसके कुछ ही समय बाद 26 दिसंबर 1530 इस डेट में बाबर का मृत्यु हो जाता है, और उसका बेटा, जो बाबर का बेटा था हुमायूं, ये बाबर को आगरा के आराम बाग में दफना देता है।
कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बाबर 4 सालों के लिए भारत पे शासन किया है, लेकिन वो शासन नहीं था, वो केवल आक्रमण था, क्योंकि बाबर रूल कहां कर पाया, वो तो चारों तरफ अटैक ही करते रहा। यहां पर भी एक कहानी है, जब आगरा के आराम बाग में बाबर को दफनाया गया था, उसके कुछ समय बाद बाबर के ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा के पढ़ने पर यह पता चला हुमायूं को कि बाबर का इच्छा था अफगानिस्तान में नहीं दफन होने का। बाबर का अंतिम इच्छा था कि उसे काबुल में दफनाया जाए। इसी कारण से हुमायूं इसे बाद में कब्र से निकाल के इसके बॉडी के अवशेषों को वापस से काबुल में दफनाता है। देखो, बाबर के बारे में अगर हम लोग एक मूल्यांकन निकालें तो हमें पता चलता है कि बाबर एक काफी अच्छा योद्धा था, एक अच्छा सेनापति था। ये भारत में एक नया नया टेक्निक लेके आया, जैसे तोप खाना, बारूद, ये सारा चीज। दूसरा देखते हैं कि ना बाबर भारत में मेजरमेंट का भी एक नया तकनीक लाया, जिसका नाम रखा गज ए बावरी। दूसरा, भारत में 2 नया खेल लाया जो कि आज बड़ा फेमस है। एक है गंजीफा, जो कि प्ले कार्ड जिसे हम लोग देखते हैं ताश का खेल हो। और दूसरा लेके आया इसकबाजी मतलब कबूतरों का खेल। दूसरा हम लोग देखते हैं बाबर यहां पर एक नए तरीके का शैली विकास किया कविता लिखने का, जिसको हम लोग बोलते हैं खत ए बाबरी। फिर सिराल ए उसज नाम से भी किताब लिखता है, और कहा देखा जाए तो वो अपना आत्मकथा जो लिखा तुजुक ए बाबरी, जिसे ही बाबरनामा कहते हैं, उसका ऑटोबायोग्राफी आम कथा था। उसके अलावा बाबर जब भारत आया, हरियाली देखा, पानी देखा, तो उसे ख्याल आया कि कुरान शरीफ में भी जन्नत के बारे में जो डिफिनेशन लिखा गया है वो भारत में तो उसे दिख रहा है। और ये उसी को फॉलो करते हुए बाबर, चूंकि बाग बगीचों का बड़ा शौकीन था, तो आगरा में पूरे ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर के अनुसार एक बाग बनवाता है, जिसी का नाम आराम बाग नूर अफगान या नूर अफगान रखा गया। बाबर के बारे में एक बात हमेशा याद रखना कि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बाबर किस नाम से गद्दी पर बैठा, तो बाबर पादशाह, ये बादशाह नहीं है, बादशाह का कह सकते हो कि ना फारसी रूप है। इस नाम के साथ, इस शब्द के साथ गद्दी पर बैठता है। तो ये था गाइज बाबर का इंटायर स्टोरी। उम्मीद है आप सबों को ये अच्छा लगा होगा, सबों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए यहीं पर सेवा समाप्त। नेक्स्ट जो अपना मंडे से क्लास होगा उसमें हम लोग हुमायूं देखेंगे, है ना, मंडे को। फिर ऐसे कर करके हम लोग इंटायर मुगल खत्म करेंगे, फिर मॉडर्न भी खत्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।